कोरोना से हालात इतने भयानक हो गए हैं कि बैकुंठ धाम के बाद ऐशबाग के कब्रिस्तान में भी बुरा हाल हो गया। ऐशबाग के कब्रिस्तान में शवों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। हर रोज कब्रिस्तान में लगभग 20 शव पहुंच रहे हैं। लखनऊ में कोरोना का प्रकोप जारी है। श्मशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक इसका असर दिख रहा है। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान में भी हालात बुरे हैं। आमतौर पर जहां 6 से 8 शव रोज आते थे, अब इनकी संख्या 3 गुना ज्यादा हो गई है। सुबह से देर रात तक शवों के दफनाने का सिलसिला चल रहा है और अब शव बढ़ने से कब्र खोदने वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। आप समझिए कि कोरोना कितना खतरनाक है और इससे कितनी बचने की जरूरत है। कोरोना के कहर से जहां शमशान घाट में जगह नहीं बची है, वहीं कब्रिस्तान में भी स्थान कम पड़ गया है। हम इस समय शहर के सबसे बड़े ऐशबाग कब्रिस्तान में खड़े हैं, जहां पर शवों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और चिंताजनक बात यह है कि 1 अप्रैल से आज 13 अप्रैल तक इस कब्रिस्तान में 230 शव आ चुके हैं। 230 शवों का जो दफनाने का प्रक्रिया होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय ऐशबाग कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले अब्दुल मतीन हैं। हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर शवों के दफनाने के क्या इंतज़ाम है और कितनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। मतीन साहब, क्या इंतज़ाम है यहाँ कब्रिस्तान में? इंतज़ाम पूरा है। जिस तरह के पहले आदमी कम थे खोदने वाले, अब हमने आदमी बढ़ा दिए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से कोई आदमी वापस नहीं जा रहा है। जितने भी आ रहे हैं हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं यहाँ, और शवों को बिल्कुल मुस्लिम रीति रिवाज से पूरे उससे जनाजे की नमाज के साथ सब पढ़ा उड़ा करके कायदे से दफन कर रहे हैं। कोई अफरा तफरी ज़्यादा नहीं मच रही है। अमूमन कितने बजे अंतिम संस्कार और दफन करने की प्रक्रिया शुरू होती थी और कितनी रात तक चलती थी? अभी क्या स्थिति है? अभी कितने बजे शुरू हो रही है और कितनी रात तक चल रही है? पहले अमूमन ज़्यादातर मट्टियाँ लोग लिखाने आते थे सवेरे, और जोहर बाद ही दफन करने का वो शुरू होता था, मगर इस वक्त सुबह से ही दफन करने का कार्यक्रम हो रहा है। रात में कितनी देर तक चलता है? रात करीब करीब 11 बज जाता है, कभी 11:30 बज जाता है। उतने टाइम तक हो रही दफन। अब्दुल मतीन साहब बता रहे हैं कि दिन भर ये प्रक्रिया चल रही है। अपील करता हूं मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को कि कोरोना जो वायरस है वो किसी का दोस्त नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपनी सुरक्षा करें और दूसरों की भी सुरक्षा करें। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और कोरोना संक्रमण से राजधानी लखनऊ में हालात बहुत बुरे हो गए हैं। लखनऊ में कोरोना के इंतजामों पर मंत्री ने सवाल उठाए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोली। कानून मंत्री ने सीएमओ समेत कई अफसरों की शिकायत की है और चिट्ठी में बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, न एम्बुलेंस, न ज्यादा टेस्टिंग, न बेड हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर प्रदेश के मंत्री इस तरीके की बात लिख रहे हैं तो हालात कितने बिगड़ गए हैं। और ये हालात बताते हैं कि प्रशासनिक दावों की अपेक्षा जो जमीनी हकीकत है वो बहुत ही भयावह है। और इसी वजह से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। और चिट्ठी में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात लिखी है वो ये लिखी है कि लखनऊ में ना तो एम्बुलेंस है, न ज्यादा टेस्टिंग है और ना ही बेड है। मतलब जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस नहीं मिलेगी और जरूरत पड़े तो बेड की भी बहुत ज्यादा कमी है। तो ये वर्तमान स्थिति है और उन्हीं स्थितियों की तरफ इशारा करते हुए मंत्री ने सीएमओ और कुछ अन्य अधिकारियों का शिकायत की है। उन्होंने लिखा कि एम्बुलेंस आने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाएं चिंताजनक है। कोरोना रिपोर्ट में 4 से 7 दिन का समय लग रहा है रिपोर्ट आने में। एम्बुलेंस आने में 5 से 6 घंटे का वक्त मिलता है और हम मरीजों को इलाज नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बड़ी बातें हैं। ये बातें प्रशासन को भी सुननी और समझनी चाहिए और ये बातें आपको भी समझनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अगर आप कोरोना की जद में फंसे तो स्थितियां पिछले साल से ज्यादा भयंकर हैं, पिछले साल से ज्यादा भयावह हैं और पिछले साल से ज्यादा व्यवस्था बेबस नजर आ रही है। और बड़ी खबर नोएडा से है। सरकारी विभागों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। नोएडा प्राधिकरण बिजली विभाग में कोरोना का कहर पहुंच चुका है। बिजली विभाग में तैनात 3 कर्मियों की कोरोना और 6 की रिपोर्ट बाकी है, लेकिन 3 कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। नोएडा प्राधिकरण में 7 अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार तेज हो गई है।
और बड़ी खबर लखनऊ से एक और है। कोरोना के खौफ से पलायन कर रहे श्रमिकों के लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली है। श्रमिकों को वापस भेजने के लिए 18 अतिरिक्त बसें लगा दी गई हैं। कैसरबाग बस अड्डे पर बड़ी संख्या में श्रमिक पहुंच रहे हैं और श्रमिकों की संख्या को देखते हुए अब बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। बस के चालक और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तो लखनऊ के डीएम ने जहां पर स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोगों की छुट्टी कैंसिल की, तो वहीं पर परिवहन विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं और 18 अतिरिक्त बसों को लगाया गया है। तो कोरोना के खौफ से श्रमिक एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं वो बस अड्डे पर पहुंच गए हैं और इसी भीड़ को देखते हुए 18 अतिरिक्त बसें लगा दी गई हैं और चालक परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यूपी में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल लखनऊ में है। इससे लड़ने के लिए क्या इंतजाम है और कैसे यूपी में महामारी को कंट्रोल किया जाएगा, क्या है सरकार के इंतजाम, सुनिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से। मंत्री जी 24 घंटे इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में स्वयं लगे हुए हैं। उन्होंने पहले हमारी राज्यपाल जी ने सारे राजनीतिक दलों के साथ में बैठकर, अधिकारियों के साथ में बैठकर, हम लोगों के साथ में बैठकर इसकी चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में तमाम नियोजन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्रियों के साथ में बैठ के, सारे अधिकारियों के साथ में अलग से बैठ के, और उसके बाद सारे नगर पालिका अध्यक्ष, सारे महापौर उनके साथ में बैठकर कि क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उसके बाद सारे मंत्री जो प्रभारी हैं अलग अलग जिलों के, उनके साथ में बैठकर कि किस प्रकार से करें। फिर सारे चिकित्सालयों के जो प्रमुख हैं उनके साथ जुड़कर उन्होंने वेब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी दिशा निर्देश जारी किए। सारे जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए। कहाँ 2 मार्च 2020 में हमारे पास जांच कराने तक का नहीं था। आज 2,20,000 से ऊपर जो है प्रतिदिन जांच चले। 2,12,000 तो परसों हमारा एक आंकड़ा आया था। तो इसको हम लोगों ने बढ़ाया है, जांच के केंद्र को हमने सैनिटाइजेशन को बढ़ाया है। हमने जो बाहर से आने वाले श्रमिक हैं उनकी स्कैनिंग का प्रोसेस को और अधिक तीव्र किया है। क्वारंटाइन करने के लिए अलग से क्षेत्रों का निर्धारण हमने किया है। आज 6 करोड़ और 70 लाख से ऊपर हमारे जो ये जांच है वो हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो 90 लाख के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। लखनऊ का जो आप संदर्भ ले रहे हैं, लखनऊ में उन्होंने स्वयं से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मॉनिटर करके इसकी व्यवस्थाओं को बढ़ाया है। आज TS मिस्ता हॉस्पिटल में, हिंद हॉस्पिटल में, आपका मेयो हॉस्पिटल में, आपका एरा मेडिकल कॉलेज में, चंदन में, तमाम जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट थे उनको भी सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेके उनका जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनका खर्च वहन करते हुए इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है। आज 1.5 लाख से ऊपर जो डेडिकेटेड बेड्स हैं वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। 4,000 से ऊपर हमारे वेंटिलेटर हैं। 7,000 से ऊपर जो है वो ICU और HDU के जो बेड हैं वो आज काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर बरेली से भी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी कोरोना संक्रमित हो गए। बीजेपी से राज्यसभा सांसद संजय सेठ को भी कोरोना हो गया है और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अनिल बलूनी की पत्नी दीप्ति को भी कोरोना हो गया है। तो आम और खास का कोई फर्क नहीं होता, समझने की जरूरत है। जो भी लापरवाही करेगा कोरोना संक्रमण की जद में आएगा। और देखिए ये तमाम बड़े बड़े नाम हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना यमदूत बनता जा रहा है। इस वायरस की रफ्तार से सबके पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन अब संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि पिछले 24 घंटे में 18,021 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 96,000 के करीब पहुंच गई है। मौत का बढ़ता आंकड़ा खतरे की घंटी है और सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त राजधानी लखनऊ में है, जो किसी कोरोना कैपिटल से कम नहीं। तो 30 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में 26 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सीएम आज धर्म गुरुओं के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाए और आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ये पहले भी कई बार कह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है। और महामारी से मचे हाहाकार के बीच मेरठ के एक छात्र ने बड़ा दावा किया है।
बीटेक के छात्र पुनीत उपाध्याय का दावा है कि उनकी बनाई ब्रेसलेट डिवाइस कोरोना की चेन तोड़ने में कारगर है। पुनीत की माने तो 25 दिन में ही कोरोना की चेन टूट जाएगी। दरअसल इस ब्रेसलेट को लेकर दावा है कि इसे पहनने वाले को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा, जो नहीं करेगा उसे ये अंदरूनी हिट करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर बीटेक के छात्र पुनीत उपाध्याय की तारीफ कर चुके हैं। देखिए ये जो ब्रेसलेट इन्होंने पहना है, बारे में सर ये ब्रेसलेट है, ठीक है, और ये इसका बैटरी है जिससे कि हम पावर सोर्स बोल सकते हैं। और बड़ी खबर अमरोहा से है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खुले में फेंक दी गई कोरोना की जो जांच किट होती है, अस्पताल के सामने खुले में मैदान में ही इन्हें फेंक दिया गया। अमरोहा में 24 घंटे में 340 मामले सामने आ चुके हैं और उस स्थिति में ये लापरवाही हो रही है। आप देखिए जो कोरोना की किट है वो इस तरीके से फेंक दी गई। सीएमओ ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और जांच की बात कही। तो जांच होगी, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें आप देखिए कि खुले मैदान में ही कोरोना की जो जांच किट होती है वो फेंक दी गई। ये बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि सीएमओ ने इससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में जांच करवाएंगे। तो दोषी कोई भी हो, लेकिन ये संकट बहुत बड़ा है। कानपुर के किदवई नगर में आग का तांडव देखने को मिला है। फोम गोदाम के बाहर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घरेलू छोटा सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम के अंदर आग बुझाने के इंतजाम तक नहीं थे। तो देखिए किस तरीके से देखते ही देखते आग बढ़ी और पूरा जो इलाका था वो धुएं के गुबार में ढक गया। ओ ब्लॉक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से ये गोदाम बना हुआ था। यहाँ फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। जूही थाना क्षेत्र के केडीए अपार्टमेंट के सामने की ये घटना है। तो घरेलू सिलेंडर फटने के बाद आग लगी थी। गोदाम के अंदर आग बुझाने कोई इंतजाम नहीं थे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों ने ही मिलजुल कर इस आग पर काबू पाया। अरे बच्चे लोगों तुम लोग हट जाओ यार। और इस वक्त बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी आ रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हेकड़ी निकल गई है। जेल में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर जज से गुहार लगाई है। मुख्तार और मुख्तार के वकील जज के सामने गिड़गिड़ाए। वर्चुअली सुनवाई के दौरान जज से सुविधाओं की मांग की। दक्षिण टोला के गैंगस्टर मामले में मुख्तार पर यह कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर, पंजाब के रोपड़ जेल से जो मुख्तार आना नहीं चाहता था, अब दिक्कतें बढ़ गई हैं और दिक्कतें सामने आने भी लगी हैं। जज से मुख्तार अंसारी और उसके वकील गिड़गिड़ाए। वर्चुअली सुनवाई के दौरान जज से सुविधाओं की मांग की गई। दक्षिण टोला के गैंगस्टर मामले में मुख्तार पर एक सुनवाई हुई है। तो जिस तरीके से पंजाब के रोपड़ जेल में आराम था वो आराम हराम हो चुका है और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी ने अब जज के सामने सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। सोमवती अमावस्या के बाद अब कल मेष संक्रांति और वैशाखी का शाही स्नान है, जो मेला प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कल हुए शाही स्नान के बाद फिर से मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में आज से नवरात्रि को लेकर हरिद्वार में काफी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एबीपी गंगा से बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी ने भी कहा था कि बहुत सारी भीड़ यहाँ रुक जाएगी, नए लोग आएंगे। ऐसे में जो 14 तारीख का स्नान है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। एक शाही स्नान कल था और एक कल फिर होगा और गंगा माँ के जल के आचमन के लिए यहाँ स्नान करने के लिए अपनी श्रद्धा रखने के लिए यहाँ लाखों लोग कल भी जुटे थे, कल भी जुटेंगे और आज फिर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। ये गंगा माँ है और हम हर की पौड़ी पर हैं इस समय। देखिए श्रद्धालुओं में किस तरह से एक गंगा माँ के जल के आचमन को लेकर के एक होड़ मची हुई है, उनके दिल में आस्था है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ किस तरह से श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। क्योंकि कल जब शाही स्नान हुआ था तो सभी सामान्य लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए स्नान को प्रतिबंधित कर दिया गया था और केवल अखाड़ों का स्नान कल हो पाया था। तो इसीलिए ये जो आज भीड़ भाड़ और ये जो चहल पहल दिख रही है, तो इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि कल जब शाही स्नान था तो आम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आए थे और शायद कल भी ना आ पाए। तो इसीलिए अब ये देखा जा रहा है कि आज ये भीड़ जो बढ़ी है, शायद इसका यही कारण है कि कल फिर प्रतिबंधित रहेगा स्नान। तो देखने वाली बात यह है कि कल भी प्रशासन ने दावा किया था कि 25 लाख लोग, प्रशासन ने बताया था 25 लाख लोग कल स्नान कर चुके थे और प्रशासन का असेसमेंट रात तक चल रहा था। यहाँ पूरी नाकेबंदी भी की गई है। कल फिर ट्रैफिक डाइवर्जन होगा
कल फिर यहाँ पर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध होगा, आज ही से होगा और तैयारियां पूरी हैं। लेकिन श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा का भाव है उसे लेकर देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं और कल फिर एक शाही स्नान हमारे दर्शकों को और हमारे श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए हर की पौड़ी से अजीत सिंह राठी। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, मैं हर की पौड़ी पर हूँ और उन्हीं से पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उन्हें यहाँ आकर किस तरह का आनंद, किस तरह की मानसिक शांति मिल रही है, और ये भी पूछते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने साथियों को भी अवेयर कर रहे कि नहीं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैं सीताराम चौधरी हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से। जयपुर के बाद चोमू कस्बे से आया हूँ। आपने स्नान कर लिया? हमने स्नान कर लिया, बहुत आनंद आया। कब आए थे आप यहाँ? हम परसों आए थे और कल का शाही स्नान करके जाएंगे। और हमने कोरोना के लिए कोरोना की टेस्ट करा के रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं और बिल्कुल सेफ्टी से रहते हैं, मास्क लगा के। बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? हम सुगन चंद बराला है जी। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान जयपुर जिले से हैं। चौमू तहसील। आते रहते हैं या पहली बार आए? नहीं, आते रहते हैं सर। आपका नाम? जगदीश प्रसाद रेवाड़। रेवाड़ जी, आप कहाँ से आए? राजस्थान जयपुर चौमू से। अच्छा, तो यहाँ आते रहते हैं या पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं सर। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना का क्या है? कोरोना का बहुत अच्छा दूरी बढ़ा के रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं और टेस्ट करा के आए हैं। कोरोना तो राजस्थान में बढ़ रहा है। राजस्थान में बढ़ रहा है सर, इतना नहीं बढ़ रहा। अच्छा, उतना नहीं है। आपका क्या नाम है? मोहनलाल रेवाड़। मोहनलाल जी, कैसा लग रहा है हरिद्वार में? बहुत बढ़िया। गंगा के पास जो शांति मिलती है कहीं और भी मिलती है? नहीं मिलती है। क्या किया आपने अभी यहाँ? यहाँ बस नया है, स्नान किया है। मनो का। हाँ, कोरोना दूर हो जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन सिंह है, साचौर से, जालोर जिले से। स्नान कर लिया? स्नान करने वाले हैं। हैं। ठीक है, और कोरोना का ध्यान रख रहे हैं? रख रहे हैं, अपने साथियों को भी बता रहे हैं? बता रहे। बहुत बढ़िया। देखिए, कह तो रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि कोरोना से अपने लोगों को भी सचेत कर रहे हैं और स्नान करने आए हैं। मनोकामना भी यही है गंगा मैया से कि ये जो ये चल रहा है, ये पेंडेमिक चल रहा है, ये भी खत्म हो जाए। गंगा माँ इन सब की और हमारी सबकी मनोकामना पूरी करे। और अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील पांडे के साथ हर की पौड़ी से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। हरिद्वार में भारत सेवा श्रम संघ की टीम गंगा सागर मेले और महाकुंभ में लोगों को डूबने से बचाती है। क्या है उनका उद्देश्य और कैसे ये संघ काम करता है, ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ जैसी धार्मिक गतिविधियों में और जो धार्मिक आयोजन होते हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक माने जाते हैं, तो उनमें सभी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। तो हमारे साथ बंगाल से आए हुए कुछ लोग हैं जो गंगा सागर जैसे विशाल मेले में अपना योगदान देते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ वो किस तरह से उनकी मदद करते हैं, किस तरह से उनकी सहायता करते हैं और उनका क्या मुख्य कार्य, क्या मुख्य उद्देश्य होता है। ये भारत सेवा श्रम संघ के लोग हैं जो कलकत्ता से चलकर हरिद्वार आए हैं और कुंभ में अपना योगदान दे रहे हैं। स्वामी जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम ब्रह्मचारी गौतम महाराज। मैं भारत सेवा संघ का एक सन्यासी हूँ। हमारा हेडक्वार्टर कोलकाता में, जैसे अलग अलग जगह में रहते हो। मैं भोपाल में परमानेंट रहता हूँ। आपका मुख्य कार्य क्या होता है आपके संघ का? देखिए, संघ का मुख्य कार्य में सेवा है। भारत सेवा संघ का मेन काम है सेवा। जैसा कुंभ मेला में है, ऐसा गंगा सागर मेला में है, बाहर में कोई बाढ़ आएगा, कोई प्राकृतिक आपदा आएगा, फ्लड में, सबसे पहले हम लोग खाना पीना उसका जो सेवा कर दिया हम पूछ जाते हैं। आपका नाम क्या है? असीम हल्दर। अच्छा हल्दर जी, आप इसलिए आपका भी यही मुख्य उद्देश्य है लोगों को बचाना? हाँ हाँ, लोगों को बचाना है, गंगा माता को क्लीन करना है, गंगा माता को मैला ना करना है, ये हमारा काम है। तो देखिए, आपने एक ये टोली, ये बहुत ही कलरफुल टोली जो पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, मेरे साथ उन्होंने आपने देखी और इनको सुना। इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ आकर स्नान करना नहीं है। स्नान करते वक्त किसी के साथ मुसीबत आ जाए, कोई डूब जाए, उनको बचाना है, उनके जीवन की सुरक्षा करनी है। और ये सब लोग कोलकाता से आए हैं और ये भारत सेवा श्रम संघ है और जो 1938 से भी पहले से काम कर रहा है। इन्होंने बताया कि संघ की क्या क्या गतिविधि होती है। गंगा सागर मेले के बारे में भी इन्होंने बताया, वहाँ इनका उत्तरदायित्व किस तरह से निर्वहन किया जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील पांडे के साथ गंगा तट हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह।